अब हम लोग बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो पहले डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं है कि इंसुलेटर है, ये एक टाइप ऑफ इंसुलेटर है। तो इसके डेफिनेशन को अपन ध्यान में रखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस। ऑब्वियस ही बात है, इंसुलेटर का काम भी यही होता है कि वो चार्जेस के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। तो इट इज एसेंशियली एन इंसुलेटर जिसको हम लोग पोलराइज कर सकते हैं थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्जेस। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ऐसी क्या चीज है जो डाइलेक्ट्रिक को क्या करती है, अनोखा बनाती है या थोड़ा डिफरेंशिएट करती है कि उसमें क्या होते हैं, चार्जेस का स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक अगर हमको समझना है तो क्या कुछ नहीं है, एक प्रकार का इंसुलेटर है जिसमें चार्जेस को स्टोर किया जा सकता है या जिसमें साथ में कम किया जा सकता है। डाइलेक्ट्रिक में हम लोग ये देखते हैं कि जनरली इंसुलेटर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं ना कहीं क्या करता है, रजिस्ट करने का या उसको कम करने का काम करता है। तो पहले देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स जो है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, चलो अपन देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स में पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। पहले बात करते हैं पोलर। पोलर ऐसा डाइलेक्ट्रिक्स होता है जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द एटम्स डज नॉट कोइंसाइड। पोलर कब बोलेंगे, जब भी सेंटर ऑफ मास एटम्स का जो होगा वो कोइंसाइड नहीं करेगा। जैसे अब मैं बात करता हूं नॉन पोलर का जिसमें सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एटम्स कोइंसाइड्स। चलो एग्जांपल देखते हैं दोनों का। अगर मैं बात करूं किसकी, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, तो ऐसा कौन सा एटम्स है जिसमें सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड ना करे। तो जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको NH3, HCl, CH3OH, एटसेट्रा। इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है जिसमें क्या होता है ना, साइज ऑफ बोथ द एटम्स डिफर बाय लार्ज अमाउंट, उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, कभी कोइंसाइड नहीं करता है, तो उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं नॉन पोलर के केस में, तो नॉन पोलर का एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग H2, Cl2, N2, O2, ये सब क्या है, ये कहलाते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जिसका सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, कोइंसाइड करता है। जैसे मैं इसका एक का डायग्राम बना के देखता हूँ। जैसे मैं चलो यहाँ पे देता हूँ आपको एग्जांपल से HCl का। HCl का अगर बात करें, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे Cl है। H का एटम जो होता है इसका तुम्हारा कैसे लिखते हैं हम लोग, दिस इज 1 2। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसका, सॉरी H का 1 1। सिमिलरली Cl की बात करूँ तो Cl का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 17, और ये होता है 34। तो अगर 17 की बात करें तो इसका आउटर सेल में देखें तो कितने इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से लिखा सकता है, 2 8 7। इसमें देखा जाए तो सिर्फ आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब इसके एटम को ड्रॉ करेंगे तो ये है, और इसका क्लोरीन का साइज हमारा बड़ा है। मैं मान लेता हूँ क्लोरीन में क्या है तुम्हारा, ये है क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ H की, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों का साइज आप देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन का दोनों के साइज डिफर करते हैं। तो हमको पता है कि अगर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या सेंटर ऑफ मास दोनों का कोइंसाइड करेगा, क्या नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का मास ज्यादा है, mass of chlorine is much more than that of the hydrogen. So in this case the center of mass of both HCl molecule will not coincide. बट वही बात करें H2 की, H2 की बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन 2H2 की बात कर रहे हैं। तो दो हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास 100% इसका कोइंसाइड करेगा, इसके सेंटर में आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मास सेम होगा। सिमिलरली क्लोरीन के केस में, N2 के केस में, O2 के केस में, ऑल्सो इन केस ऑफ CO2 सिमेट्री के कारण क्या होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है, यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स पोलर हो जाते हैं, ये नॉन पोलर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज तुम लोग बताता हूँ, दोनों पोलर और नॉन पोलर दोनों केसेस में क्या होता है, आपका डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करता है और उसमें पोलराइजेशन होता है। वो कैसे होता है हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। क्यों, क्योंकि नॉन पोलर हमको दिख रहे हैं, पोलर नहीं होने के बावजूद भी इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा पोलराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो हम देखते हैं कैसे होता है पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जब भी हम क्या करते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को किसी एक्सटर्नल फील्ड में डालते हैं, तब क्या होता है, ये उसकी बात कर रहा है।
क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल एक सिंगल मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, जनरली क्या होता है इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का जो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक्स है ये इस तरीके से है, दिस इज कॉल्ड, इसको जनरली नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि पॉजिटिव और निगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास क्या रहता है वो कोइंसाइड्स करता है, क्या करता है, कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास है कोइंसाइड कर रहा है, इस तरीके से नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कब के केस में है, जब तुम्हारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा जीरो है, ई एक्सटर्नल जीरो है। लेकिन अब मैंने क्या किया, ई एक्सटर्नल को जीरो नहीं माना, मैंने कुछ अप्लाई कर दिया, तब ये डाइलेक्ट्रिक कैसे नॉन पोलर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा पहले वो देखना। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा इसमें, ये डाइलेक्ट्रिक में मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, प्लस QE और माइनस QE। तो ये फोर्स क्या करेगा, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को खींचने की कोशिश करेगा और ये मॉलिक्यूल कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा, ये कैप्सूल की तरह बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक कैप्सूल की तरह। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ये जो पोलर था, सॉरी ये जो नॉन पोलर था, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट होने के कारण किसमें कन्वर्ट होने लग गया, पोलर। तो पहले क्या हुआ, ये पोलराइज्ड हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि मैं मान लेता हूं इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई एक मॉलिक्यूल से तो होगा नहीं, तो इस तरीके से सब मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो अलाइन कर देंगे एक दूसरे को। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि क्या होंगे, पोलर नॉन पोलर से पोलर बनने की कोशिश करेंगे। तो ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें इस तरफ आएगा, इस तरफ। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका क्या है, इस तरफ है। तो अगर देखा जाए कि यहाँ पे ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स बने हैं, तो एक सबका अगर मैं रिजल्टेंट मानूं, ये वाले के कारण, ये वाले के कारण, ये वाले के कारण, ये वाले के कारण एक और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ई पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, EP इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये कारण किस कारण से हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे पोलर बने, पोलर में क्या हुआ, अंदर में इसके पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो ये एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ जिसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना इस डायरेक्शन में EP। तो यहाँ से मुझे समझ आया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल नथिंग बट E एक्सटर्नल माइनस E पोलराइज्ड। E नेट विल बी नथिंग बट E एक्सटर्नल माइनस E पोलराइज्ड। यहां से ही इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से ही हम एक टर्म का हम लोग डेफिनेशन निकाल सकते हैं जो कि होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे हम नए टर्म की बात करेंगे जिसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो लेट मी रफ हियर, उसके बाद हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। चलो देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको जनरली डिनोट किया जाता है K। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग इतने बार से पढ़े हैं, हम लोग याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट किया था K, एंड K इज नथिंग बट, ऑलवेज रिमेंबर, E एक्सटर्नल अपॉन E नेट, या इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय E एक्सटर्नल अपॉन E एक्सटर्नल माइनस E पोलराइज्ड। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, यहां से एक चीज समझ आ गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइलेक्ट्रिक को भी इंसर्ट करने के कारण क्या होता है, E एक्सटर्नल अपॉन K। ठीक है, यहां से मेरे को क्या पता चलता है कि अगर कोई एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर अपन जानते हैं उस पर्टिकुलर मीडियम का, तो उसके बेस में हम ये बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रिड्यूस करेगा और हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। मतलब K डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं कि आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया था इलेक्ट्रिक फील्ड से 100, आपके उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था कितना, 25। ठीक है, तो ये होगा 100/25, तो आपका आंसर आएगा 4। तो E नेट आपका कितना आएगा, 4। तो आपका डायरेक्टली 100 से 4 आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो खुद सोचिए कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको ये बता रहा है कि कैसे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर दे रहा है, और बचेगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे 4, 100 से डायरेक्ट आगे 4। ये किस कारण से, डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने के कारण से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है। तो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इसका कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोगों ने बात की थी किसकी, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की।
इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इवन दो जो रहते हैं ना पोलर रहते हैं, बट उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ना तो उसका फंक्शनिंग थोड़ा वीक रहता है। क्यों? क्योंकि ना वो प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं रहते हैं। कोई डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से, कोई डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, सब आपके जो डाइलेक्ट्रिक्स है ना वो इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड है। इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड है कब? जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, जीरो है। लेकिन मैंने क्या किया, जब एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं किया और अप्लाई कर दिया, तब ये जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, रीअरेंज करके एक पैटर्न बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ, इस तरीके से अरेंज हो गया। कब? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया, यानी कि E एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगेन क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा आपका। इन सब के कारण एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, दैट विल बी कॉल्ड द ई पोलराइजेशन। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस क्या है, उसके जैसा ही सेम है, बस यहाँ पे एक प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। वो प्रोसेस क्या है आपका, कि सिंपल सी बात है, वहां पे ऑलरेडी नॉन पोलर था, उसको पहले पोलर बनाया गया, पोलर बनाने के बाद ये हुआ। यहाँ पे क्या है, वो ऑलरेडी पोलर है बट रैंडमली ओरिएंटेड है। तो रैंडमली ओरिएंटेड से क्या हुआ, पहले वो अरेंज्ड हुआ, अरेंज होने के बाद पोलराइजेशन, ई पोलराइजेशन लगाया, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया सेम अगेन वही आएगा। इट विल बी नथिंग बट ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइज्ड। रेस्ट ऑफ द थिंग सेम है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डाइलेक्ट्रिक्स। तो हमको पता चला डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इट इज नथिंग बट द इंसुलेटर, जिसमें लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट से क्या हो सकता है, चार्जेस इंड्यूस हो सकते हैं। इसमें दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर के बारे में हम लोग जान लिए, जिसमें क्या होता है, जिसका सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, कोइंसाइड नहीं करता है। नॉन पोलर जिसमें कोइंसाइड करता है। दोनों में पोलराइजेशन कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा। साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वो हम लोगों ने देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइलेक्ट्रिक्स। थैंक यू। अब हम लोग बात करने वाले हैं टर्म्स जो कि रिलेटेड है डाइलेक्ट्रिक से। डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोगों ने समझा था अच्छे से कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कि जब भी डाइलेक्ट्रिक को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करता है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, अगर आपको ये याद होगा कॉन्सेप्ट कि डाइलेक्ट्रिक जो रहता है वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया, तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है कि आपके डाइपोल्स इंड्यूस हो जाते हैं। डाइपोल्स इंड्यूस होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है EP, जिसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, जिसके कारण हमारा एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वो आता है हमारा E एक्सटर्नल माइनस EP। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट हमको डाइलेक्ट्रिक के बारे में पता था। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टर्म आता है वो आता है पोलराइजेशन डेंसिटी। तो हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल P से। ये पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है ये समझते हैं। इट इज नथिंग बट, इट इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड dipole moment developed per unit volume of a dielectric material is called polarization density। ठीक है, इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि पोलराइजेशन डेंसिटी P जो होता है, इट इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है, ये तो चलो डेफिनेशन वाइज हो गया कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या है आप भी बता सकते हैं? यस, मैं बता सकता हूं कि ये एक्चुअल में बताना चाहता है कि उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोलराइजेशन डेंसिटी कितनी अच्छी है। अगर वो यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा डाइलेक्ट्रिक अगर वो जनरेट करेगा, ज्यादा डाइपोल मोमेंट जनरेट करेगा, मतलब इस तरीके से डाइपोल्स जो हैं वो ज्यादा जनरेट होंगे, इसका क्या मतलब है, वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर डाइपोल ज्यादा जनरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड EP ज्यादा हो रहा है, EP ज्यादा हो रहा है तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम आ रहा है। मेरी बात समझ आ रहे हो? तो अगर पोलराइजेशन डेंसिटी हमारी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी,
पोलराइजेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो डाइपोल ज्यादा बनेंगे, ज्यादा डाइपोल बनेंगे इसका मतलब पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनेगा, और पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनेगा यानी कि हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो P का जो डायरेक्ट रिलेशन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो यही बताना चाह रहा है कि डाइपोल मोमेंट किसी यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइपोल में यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक में कितने जनरेट हो रहे हैं। इसको और लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट का हमको फॉर्मूला पता है, डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट चार्ज, पोलराइज चार्ज इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका, ये डाइपोल का जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो ये डी से डी कैंसल और ये हमारा क्या हो गया, QP अपॉन ए। QP अपॉन ए इज नथिंग बट सिग्मा P विच इज कॉल्ड दी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू P, ठीक है। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि पोलराइजेशन डेंसिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज दी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी हमारा यहाँ पे क्या आया, सिग्मा P, क्योंकि QP अपॉन ए यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया हमारा क्या होता है, सिग्मा P। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की। ये जस्ट टर्म्स हैं, आपको याद रखना है कि इसके फॉर्मूला P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है ना, इसको डिनोट किया जाता है जनरली इस तरीके से साइन को, जिसको बोलते हैं चाई। इसको पढ़ते कैसे हैं, चाई। ये क्या होता है आप लोग याद रखना, पहले इसको समझने के लिए एक लॉजिक याद रखना कि पोलराइजेशन जो रहता है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, कि जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जितना ज्यादा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना होगा। ये आपका कौन बोलता है, तुम्हारा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है, वो होता है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट चाई ई, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट चाई ई। यहां से आपका ये चाई का फॉर्मूला आता है, चाई इज नथिंग बट P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू E। क्लियर है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द चाई। इसको हम लोग रीड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज नथिंग बट द पोलराइजेशन डेंसिटी टू, या रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। आई रिपीट इट कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ये क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसके बाद अगला जो टर्म आता है वो आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है पहले वो समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है इट इज नथिंग बट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन ए डाइलेक्ट्रिक without causing its breakdown, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट पर मीटर और किलो वोल्ट पर mm। क्लियर है। पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या बताना चाहता है समझना कि इतना कितना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता हूं, अप्लाई करूं, ताकि कोई भी जो डाइलेक्ट्रिक उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज ना करे। इसका एक अच्छा एनालॉजी मैं आपको देता हूं कि किसी भी बच्चे की पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो 5 आवर्स है। अगर 5 आवर्स से ज्यादा उसको मैं पढ़ाऊंगा तो वो अपना क्या करेगा, पढ़ने की जो प्रॉपर्टी है वो उसको लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं पढ़ पा रहा है, वो बेहोश हो गया है, वो हो गया है, बोलता है कि मैं हार मान चुका हूं। तो वो उसकी स्ट्रेंथ थी, क्या थी, 5 घंटा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी कि उसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ को पढ़ने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर सकता है, क्या कर चुका है, लूज कर चुका है। ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता है, किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा तो वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। तो अब ये रिलेशन स्टैब्लिश करने वाले हैं यहां पे हम लोग। तो लेट्स एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन के एंड चाई। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन के एंड चाई। ठीक है। हमको एक फॉर्मूला पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइजेशन। ठीक है। ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइजेशन, ऑल्सो ई पोलराइजेशन इज नथिंग बट सिग्मा पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी टू पैरेलल प्लेट्स इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पोलराइजेशन के लिए क्या होगा, इट विल बी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑल्सो
हमको ये भी पता है कि सिग्मा पी किसके इक्वल था, पी के, कैपिटल पी के, तो पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको यहाँ पुट करते हैं, देयरफॉर ई इज नथिंग बट ई एक्सटर्नल माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑल्सो हमको ये भी पता है कि तुम्हारा जो P था, P को हम लोगों ने क्या किया था, वहां से ससेप्टिबिलिटी वाले फॉर्मूले से निकाला था, एप्सिलॉन नॉट चाई E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं क्या करूं, दोनों साइड डिवाइड कर दो बाय E, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय E वी गेट, तो ये आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि E अपॉन E क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा E एक्सटर्नल अपॉन E माइनस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो गया, केवल बचेगा क्या यहाँ पे, चाई, ई भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताओ ई एक्सटर्नल अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यानी कि के माइनस चाई। यहाँ पे अपन ये भी कह सकते हैं के इज इक्वल टू 1 प्लस चाई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। So this how we have completed all the terms, polarization density, electric susceptibility, dielectric strength and relation between K and chi. Thank you.